मेरे सभी मित्रों, प्रियगण, भाईजनों एवं सभी संबंधियों और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लाए हैं श्री कवि मदन मोहन शर्मा जी की एक पुस्तक, जो अपना अपना सच, जिसकी रचना श्री कवि मदन मोहन शर्मा जी ने की है, जिनका जन्म जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1958 को जिला मथुरा स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण की बाल लीला स्थली ग्राम गोकुल में जन्मे मदन मोहन अरविंद वर्ष 1978 से निरंतर साहित्य सेवा में संलग्न, अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों हेतु समसामयिक विषयों के अतिरिक्त साहित्य के विभिन्न विधाओं में नियमित लेखन, पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा वशिष्ठ अकादमी सम्मान 2011, जिन्होंने 1973 से साहित्य में लिखना शुरू किया है और वो अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है वो आगे भी लिखें और हमारे साथ ऐसे ही नई नई किताबें और नई नई कहानियाँ एवं अपनी रचनाएं हमारे साथ प्रस्तुत करते रहें, और हम आपके साथ सब कुछ शेयर करते रहें। तो आइए आज इसी किताब का एक और पाठ हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपने पराई। आइए शुरू करते हैं। दिल ढरने में अब कुछ ही समय शेष था। परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती जा रही थीं। यातायात का प्रवाह पूरे जोश शोर के साथ कभी सड़क के इस ओर तो कभी उस ओर ऊंचा दिखाई दे रहा था। इधर उधर औद्योगिक क्षेत्र और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के कार्यालय स्थित होने के कारण सायकाल रास्तों पर भीड़ स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती थी। अधिकांश नौकरी पेशा व्यक्ति अलग अलग कारखानों और दफ्तरों से इसी समय अपने अपने घरों की ओर लौट रहे होते थे। हाट बाजारों में रौनक बढ़ जाती थी। दिन भर का थका हारा इंसान जब एक बार घर की सीढ़ियां चढ़ जाए तो दोबारा फिर से बाहर निकलने का मन मुश्किल ही होता है। शायद इसलिए गृह गृहस्थ की जरूरतों का सामान भी लोग काम से लौटते हुए साथ ही साथ खरीद लेते थे। त्रिपाठी जी को ऐसी शाम कभी नहीं पाती थी। चारों ओर भला ही भागम भाग, हर शख्स उपभोक्तावादी संस्कृति का मारा हुआ, एक दूसरे को धकेल कर आगे निकलने की जल्दबाजी में भंडाया हुआ और असंतुष्ट। जगह जगह भारी भरकम विज्ञापन, तरह तरह के सामानों से अटी हुई दुकानें और उनमें सजा सजा कर रखे हुए विभिन्न उत्पाद। जहां तक नजर जाती थी बस भीड़ ही भीड़, साथ चलते ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिलों के हॉर्न, दुकानों पर ऊंची से ऊंची ढलती शाम, ये सब देखते देखते त्रिपाठी जी की अक्सर व्यथित हो जाया करते थे। वे ठहरे ठहरे ठेठ पारंपरिक मूल्यों में जीने वाले सीधे साधे इंसान, बचपन से लेकर युवावस्था तक संध्या का जो शांत और मनोरम चित्र उनके मानस पटल पर अंकित रहा, उसे यहाँ पाना दुर्लभ था। उनके लिए तो सुहानी शाम जैसे कोई बीता हुआ सपना हो गई थी। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े त्रिपाठी जी के लिए यहाँ का माहौल अजनबी जैसा था। कहाँ उनके गांव में घर घर बस्ती संध्या आरती की घंटियों की मधुर ध्वनि, और कहाँ ये कर्णकूट कोलाहल। कहाँ उनके गांव की माटी के सौंधी सुगंध से सरोवर, सायंकाल के शीतल मंद पवन, और कहाँ धूल का गुबार उठाती पेट्रोल और डीजल के धुएं को ढोती गरम गरम प्राणघाती हवा।
गांव में तो दूर दूर तक फैला आसमान, धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता सूरज, अपने घोंसले की ओर वापस आते पक्षी उन्हें शाम होने का एहसास कराते थे। पर यहाँ तो विशाल काय भवनों की ऊंचाइयों के पीछे न सूरज दिखाई देता है, देखा दिखाई देता था, ना खुला आसमान और ना कोई पक्षी। चारों ओर बस घुटन ही घुटन। पर इसी घुटन को पेट की खातिर झेलना उनकी मजबूरी थी। धुएं और धूल के गुब्बार से त्रस्त त्रिपाठी जी अभी मुख्य बाजार के पास पहुंचने ही वाले थे कि सहसा चलते हुए बारूद की गंध उनके नथुनों से आ टकराई। अभी वे सोच भी ना पाए थे कि दूर कहीं से तड़ 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 की आवाजें भी उनके कानों में आने लगी। फिर तो थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल से वैसे ही बारूद गंध और लगातार होने वाली भारी तड़तड़ाहट का अनुभव उन्हें बार बार होने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय बारूद का उपयोग कहाँ और किस लिए किया गया होगा। आज कोई त्योहार तो था नहीं, ना कहीं आसपास शादी विवाह जैसा माहौल नजर आ रहा था जिसकी वजह से आतिशबाजी की गई हो। अगर ऐसा कुछ नहीं तो क्या कहीं किसी वाद विवाद में इतनी सारी गोलियां चली। लेकिन ऐसा होता तो जरूर दूर दूर तक भगदड़ मच जाती। तरह तरह के अनुमान लगाकर त्रिपाठी जी जब कोई निर्णय नहीं कर पाए तो व्यर्थ ही सोच त्याग कर वह छोटे छोटे डग बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे। भांति के शंखाएं मन में लिए अभी थोड़ा ही चल पाए थे कि देखा कुछ लोग आपस में एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए गले मिल रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। पूरे बाजार में एक जैसा दृश्य, वही उत्साह और प्रसन्नता का माहौल, सबके हाथों में मिठाई और जोश। यह सब देखकर सिपाही का डर तो दूर हो गया मगर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। कौन जीता, कहाँ जीता, जीता किस मामले में जीत किस मामले में हुई। जरूर कोई बड़ी जीत रही होगी, तभी तो ऐसा उत्सव जैसा वातावरण है। थोड़ा आगे और आगे चले तो कुछ स्थानीय युवकों की बातचीत से उन्हें पता चला कि उन लोगों के बीच का यह उत्साह किसी क्रिकेट मैच में हुई जीत को लेकर था। अब उनकी समझ में सारी बातें आसानी से आ गईं। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का अनुमान उन्हें भी ठीक से था। वे स्वयं भी इस खेल में पर्याप्त रुचि रखते थे और समय समय पर देश विदेश में होने वाले महत्वपूर्ण टेस्ट, एक दिवसीय मैचों के बारे में उनकी जानकारी अक्सर संपूर्ण, सटीक और समयानुकूल होती थी। उनके हिसाब से आज भारत का किसी अन्य देश के साथ कोई मुकाबला तो दूर, यहाँ किसी प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच का भी कोई समाचार नहीं था। शायद इसी कस्बे की स्थानीय टीमों के बीच कोई मुकाबला रहा होगा। लेकिन वाह रे क्रिकेट, लोगों पर कैसा जादू चलाया कि ना समय की चिंता, ना पैसे की परवाह, सब है कि बस पागल हुए जा रहे हैं। इधर उधर के एमएलओ में पहले ही बहुत देर हो चुके थे। अब त्रिपाठी जी बिना अधिक विलंब किए अपने घर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने शीघ्रता से जरूरत का सारा सामान खरीदा और निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। वे जैसे जैसे बढ़ते जाते, साथ साथ उनका आश्चर्य भी बढ़ता जाता। जिस ओर देखते वहीं मिठाई और जीत की बधाइयाँ।
वह भरपूर जश्न। अब उन्हें एहसास होने लगा कि उनका कुछ देर पहले का अनुमान संभवतः गलत रहा होगा। किसी सनी टीम की जीत पर इस तरह जोर शोर से पूरे कस्बे में उत्सव नहीं होता। शायद उनकी जानकारी आदि रही हो। आज अवश्य कोई बड़ा मैच हुआ होगा, कम से कम राष्ट्रीय स्तर का। तभी तो इतनी धूमधाम है। यही सब सोचते सोचते अब तक वे अपने घर जाने का लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे। राह चलते जब कुछ नौजवानों ने अचानक ही मिठाई का खुला हुआ डिब्बा उनकी ओर भी बढ़ाया। तब एक युवक से पूछने पर उन्हें जो जानकारी मिली उसे सुनकर वे अवाक रह गए। उन्हें बताया गया कि आज अपने पड़ोसी मुल्क ने किसी विदेशी टीम से कोई मैच जीता है। इसी खुशी में यहाँ इतना तगड़ा जश्न हो रहा है। सारी बातें जानकर वे चुपचाप से आगे चल दिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलते चलते यह कहावत याद आई तो त्रिपाठी जी के अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। लेकिन यह मुस्कान भी बहुत देर तक कायम न रह सकी। उनकी इस मुस्कान का स्थान अब तो एक अचानक अनजाना सा डर लेने लगा था। अब उनको वे सारी बातें एक एक कर याद आने लगी जो इस कस्बे में आकर रहने का फैसला करने से पहले उनके तमाम दोस्तों और घर वालों ने जोर देकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी। इस कस्बे की अधिकांश आबादी एक दूसरे से ही समुदाय के लोगों के थे, जिनके महजब रीति रिवाज और रहन सहन सब कुछ त्रिपाठी जी के धर्म आचरण और आचार व्यवहार से भिन्न था। उनके मित्रों ने तो उनसे पहले ही कह दिया था कि ऐसी जगह रह कर ना तो उनके संस्कार ही सुरक्षित रह सकेंगे और ना ही उनका जीवन। परिवार वालों को तो ऐसा लगा था जैसे वह अपने घर के एक सदस्य को सीमा पर भेज रहे हों। उन लोगों ने अपने मन की बात त्रिपाठी जी से कह भी दी थी और खूब समझाया था, पर तब वे नहीं माने। लेकिन आज पहली बार उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें भी घबराहट होने लगी। अपने देश की जीत पर तो मिठाई बढ़ते देखे थे, पर ये क्या, यहाँ की तो बात ही निराली है। यहाँ तो सब जैसे पराये लोगों के साथ हैं। उनका अपना कौन है यहाँ। ये सब तो दूसरे देश दूसरे धर्म से प्यार करने वाले हैं। त्रिपाठी जी की अकुलाहट अचानक बढ़ गई। तरह तरह की शंकाएं लगातार सिर उठाती जा रही थीं। जब तक किसी एक भ्रम में समाधान सोचते उससे पहले वह एक नया भ्रम आकर घेर लेता। वह अब अली वाली बात को लेकर चिंताग्रस्त होने लगे। लगभग 2 माह पूर्व ही उनके सबसे छोटे बेटे के साथ पड़ोस के अली की दोस्ती हुई थी। पक्के पूजा पाठी ब्राह्मण होते हुए भी त्रिपाठी जी सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखते थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब में उनकी समान श्रद्धा थी। अली और अपने छोटे बेटे की निष्कपट मित्रा और उनके बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। केवल एक ही समस्या थी
कि अली जब उनके बेटे के साथ खेलने आता था तो अपने घर से कभी कभी कोई मांसाहारी खाद्य पदार्थ भी अपने हाथ में ले आया करता था। श्रीमती त्रिपाठी यह देखकर अक्सर विचलित हो जाया करती थी कि अली की देखा देखी उनका लाडला भी कहीं मांसाहारी की मांग न करने लग जाए। उनका परिवार तो विशुद्ध शाकाहारी परिवार था, जहाँ लहसुन प्याज तक का प्रयोग वर्जित था। लेकिन अपने पुत्र का मित्र होने के कारण वह अली की इस आदत को भी चुपचाप झेल रही थी। पर एक दिन गड़बड़ी हो ही गई। अली के खाने में से हड्डी का कोई टुकड़ो उनके घर में छूट गया, जिससे किसी चूहे या पक्षी ने उठाकर श्रीमती त्रिपाठी की रसोई में डाल दिया। बस उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। उस रोज वे काफी बड़बड़ाती रही। सारी रसोई को कई कई बार धो पोंछकर साफ किया और और सारा दिन उन्होंने भूखे रहकर गुजार दिया। बाद में जब बेटे के साथ खेलता हुआ अली घर आया तो उसे भी बुरी तरह डांट पिला दी। बेचारा अबोध क्या जाने शाकाहार मांसाहार का अंतर। चुपके से दोनों दोस्त बाहर की ओर खिसक लिए। तब से लगभग एक सप्ताह बीत गया। अली उनके घर नहीं आया। आज के हालात देखकर त्रिपाठी जी को विश्वास होने लगा कि अवश्य ही अली ने सारी घटना अपने घर जाकर बताई होगी। इसलिए उसके माता पिता ने उसका उनका यहाँ आना जाना बंद करा दिया। जरूर मन में भी वे लोग उनसे द्वेष भाव रखने लगे होंगे और अगर मौका मिला तो इस बात का बदला लेने से भी नहीं चूकेंगे। इन सब का लगाव तो केवल अपने ही समुदायों के लोगों के साथ है। तभी तो आज क्रिकेट मैच में पड़ोसी मुल्क की जीत का ऐसा शानदार जश्न मना रहे हैं। तो क्या यहाँ अपना कोई नहीं है? क्या उनके मित्रों ने उन्हें सही समझाया था? क्या क्या वे यहाँ आकर अकेले पड़ गए? पता नहीं उनके दुख दर्द में शामिल होने वाला यहाँ कोई है भी या नहीं। विभिन्न प्रकार के संकल्पों के बीच त्रिपाठी जी को पता भी नहीं चला कि कब वे घर के द्वार तक आ गए। अंदर आकर थके थके से निडाल होकर पलंग पर पड़ गए, मगर भय और आशंका थे कि उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस रोज उन्होंने बहुत सोचा पर कोई हल न निकला। देखकर अंत में चुपचाप सोने का प्रयास करने लगे। समय के साथ साथ धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य होने लगी। रोज का काम पर जाना, थक कर शाम को घर लौटना, थक कर शाम को घर लौटना, खाना, सोना और फिर अगले दिन भी वही कर्म। वैसे तो वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चले जा रहा था, लेकिन जब वह अपने बेटे को अकेले खेलते देखते या वैष्णो डे वाली बात याद करते तो दिल कुछ भारी भारी सा होने लगता था। अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे थे वे, मगर किसी से कुछ कह नहीं पाते थे।
फिर भी जैसे तैसे करके जीवन तो बीत ही रहा था। उस दिन काम अधिक होने के कारण वह कार्यालय में देर तक रुकना पड़ा। घर आकर खाना खाते ही आंखें भारी होने लगी। अभी अर्ध निद्रा की सी स्थिति रही होगी कि कहीं दूर से उभरते अजीब से शोर ने त्रिपाठी जी की नींद को अस्त व्यस्त कर दिया। धीरे धीरे बढ़ता हुआ यह शोर अब उनके करीब आता जा रहा था। बीच बीच में इधर उधर दरवाजे खिड़कियों के एक ही झटके में खुले बंद होने की खट खट भी उनके कानों तक पहुंचने लगी थी। जैसे सड़क के किनारे घर में रहने वाले लोग उस कोलाहल को सुनकर हालात का जायजा लेने के लिए बाहर झांकते हो और आसपास कोई खतरा देखकर तुरंत ही अपने खिड़की दरवाजे को बंद करके वापस घरों में घुस जाते हो। लोगों की चीख पुकार और उत्तेजित भीड़ के तेजी से सड़क पर पड़ते पैरों की धमक से स्पष्ट ही किसी भारी उपद्रव का पड़ते पैरों की धमक से स्पष्ट ही किसी भारी उपद्रव का एहसास होने लगा था। अब तक त्रिपाठी जी का परिवार भी पूरे तरह जाग उठा था। सभी उनकी ओर प्रश्न भरी निगाहों से देख रहे थे। सबके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। कुछ हो कुछ रहे हों पूछ रहे हों कि अचानक ये क्या होने लगा है। त्रिपाठी जी स्वयं डरे हुए थे, परंतु अपने मन का डर उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को प्रकट नहीं होने दिया। समझा बुझा कर सबको सुलाते सुलाते अपनी उनके खुद की नींद हवा हो गई और उन्होंने रोज समाचार सुनकर सोने की आदत थी, मगर आज थकान के कारण आंखें कुछ जल्दी लगने लगी थी। अब जब नींद कोसों दूर चली गई तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार समाचार सुन ही लिए जाए। समाचार सुनते सुनते उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वह सुन चुके थे कि कहीं कुछ शरारती तत्वों ने न जाने कब से बंद पड़े समुदाय विशेष के किसी पुराने पूजा स्थल का ढांचा ध्वस्त कर दिया, जिस पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए उसी समुदाय के कुछ लोग बिना सोचे समझे देश व्यापी हिंसा पर उतारू हो गए हैं। त्रिपाठी जी का रक्तचाप एकाएक बढ़ गया। उनके मन में सोया भय और आतंक फिर से जाग उठा। शरीर कांपने लगा। अब क्या होगा उनका और उनके परिवार का? कैसे बचकर निकल पाएंगे इस भयंकर उत्पात से? अभी तो पूरी बात बाकी है। क्या पता किस पल कौन आक्रमण कर दे। वे बार बार सोने की कोशिश करते और फिर बेचैन होकर उठते। शोरगुल अब बहुत दूर पहुंच गया था। आसपास पूरी तरह सन्नाटा प्रसन्न लगा था। त्रिपाठी जी का मन ही मन भगवान को याद करने लगे। दीवार पर चलती घड़ी टिक टिक उनकी छाती पर जैसे हथौड़ा बरसा रही थी। अपने उन सारे मित्रों और परिजनों के चेहरे अब उनकी आंखों के आगे नाचने लगे थे, जिन्होंने उन्हें यहाँ आकर रहने का फैसला करने से पहले बार बार आगे किया था। आखिर आज वे उन विषम परिस्थितियों में फंसे ही गए जिनकी पहले से आशंका था कि काश अपने प्रियजनों की बातों पर थोड़ा ध्यान दिया होता। तमाम भय और आशंकाओं के बीच जागते जागते जैसे जैसे रात बीती, अब ये बोर हुई थी कि द्वार पर 8-10 बार जोर जोर से टक टक हुई। पदचाप सुनकर लगा कि दरवाजे पर 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हैं। त्रिपाठी जी की सांस जैसे रुक गई हों।
केवल एक पंडित की चर्चा से रुक ही गई। केवल एक ही विचार मन में आया कि अब बचना मुश्किल है, मगर वह करे भी तो क्या करें। जिस मकान में जिस मकान में किराए पर रहते थे अभी नया नया बना था। ऊपर से छत का रास्ता खुला हुआ, बस चालू कर दो। और सीढ़ियों पर तो दरवाजे तक नहीं चढ़ा था। अगर वे द्वार नहीं खोलते तो कोई भी छत के रास्ते कूदकर अंदर आ जाएगा। बाया चालू कर दो मशीनें। और यदि अधिक लोग हुए तब तो दरवाजा तोड़कर भी अंदर घुस ही जाएंगे। छोटे बेटे के दोस्त अली के घर वाले तो पहले ही मौका देख रहे होंगे। त्रिपाठी जी अभी सोच ही रहे थे कि वही ठक ठक आवाज फिर से आई। इस बार कोई चारा न दिखा कर सोती हुई पत्नी और बच्चों को अंदर कमरे में अच्छी तरह बंद करने के बाद उन्होंने हिम्मत करके बाहर का दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन जब बाहर का दृश्य देखा तो दंग रह गई। द्वार पर खड़े चार युवकों में से एक के हाथ में ताजा बंद गोभी के दो फूल और एक अन्य युवक के हाथ में दूध से भरा एक बर्तन था। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने अपने हाथ का सामान उनकी ओर बढ़ा दिया। पंडित जी की आंखों में आश्चर्य मिश्रित प्रश्न देखकर उनमें से एक ने केवल इतना ही कहा कि रख लीजिए चाचा, बाहर कर्फ्यू लगा है, घर में बच्चों के लिए जरूरत पड़ेगी। त्रिपाठी जी भोग के चक के एक हाथ में सब्जी और दूसरे में दूध का बर्तन लेकर अंदर गए। दूध का बर्तन खाली करके लाए तब वे चार युवक शालीनता से दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। खाली बर्तन लेकर वे चुपचाप आगे बढ़ गए। अब उनके पास कुछ सब्जी और दूध और बाकी था। कर्फ्यू 3 दिन बाद खुला, लेकिन इस बीच लगातार वही युवक दूध सब्जी आदि स्वयं घर पर आकर देते रहे। कर्फ्यू के माहौल में पता नहीं किस तरह जोखिम उठाकर वे लोग प्राय घरों तक बेजरूरत का सामान पहुंचाते थे। बाजार खुलने के बाद फिर वे दोबारा दिखाई नहीं दिए। त्रिपाठी जी का बड़ा मन था कि एक दिन पास बैठा कर उनसे उनका परिचय पूछते और आ आड़े वक्त सलाह देने के लिए उन्हें धन्यवाद कहते। उनकी निगाहें हफ्तों में उन्हें खोजती रही, लेकिन बाद में सोचा कि शायद वे कामकाजी आदमी थे। हो सकता है सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हों। दिन रात फिर पहले जैसे बीतने लगे, लेकिन अब त्रिपाठी जी के मित्र और परिजन मिलकर उन पर दबाव बनाने लगे कि वे ऐसी खतरनाक जगह छोड़कर तुरंत घर वापस आ जाएं। समय का क्या भरोसा, इस बार बच गए, जरूरी नहीं कि हर बार बचते ही रहे। बाहर निकलने पर स्वयं त्रिपाठी जी ने भी इन घटनाओं के बाद कोई बर्बादी का नजारा अपनी आंखों से देखा था। दूसरे समुदाय के निरपराध लोगों के कितने घर, कितनी दुकान को आग लगा गई, सोचकर ही आत्मा कांप उठती थी। घर पर पत्नी का मन कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। तो बड़े ने पक्का मन बना लिया कि पहले पत्नी और बच्चों को घर छोड़ आएंगे, बाद में स्वयं भी कोई अच्छी सी नौकरी खोजकर कहीं अन्यत्र व्यवस्थित हो जाएंगे। पत्नी से सलाह करके उन्होंने कुछ नजदीकी रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए टिकट बुक करा लिए थे। 8 दिन बाद बच्चों को घर छोड़ने जाना था। सब लोग तैयार में व्यस्त हो गए। छुट्टी का दिन था। अली आज फिर त्रिपाठी जी के छोटे बेटे के साथ खेलने आया हुआ था। त्रिपाठी जी को भय सताने लगा। अभी अभी कैसे विषम परिस्थितियों का सामना किया है, हालात भी अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसे में धर्म पत्नी दोबारा अली से कुछ कह बैठी तो कहीं मामला और गंभीर ना हो जाए। फिर सोचा 2 रोज की ही तो बात है, खेलने देते हैं बच्चों को, परसों घर चले जाएंगे।
फिर कौन जाने कब दोबारा मिलना हो। सोचते सोचते अंदर की ओर ध्यान गया तो अचानक श्रीमती त्रिपाठी की कढ़ाई सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो वह तेज बुखार में तप रही थी। कराया सुनकर उनका बेटा और अली भी अंदर चले आए। अली अब तक शायद उनकी उस दिन की डांट बुला नहीं था, इसलिए पास जाने में संकोच कर रहा था। उसने कुछ देर दूर दूर से सब कुछ देखा और फिर अपने घर वापस चला गया। त्रिपाठी जी भी किसी अच्छे डॉक्टर की खोज में निकल गई। छुट्टी का दिन होने के कारण लगभग सभी क्लिनिक बंद थे। कितने ही डॉक्टरों को घर पर खोजा, पर वहां भी निराशा हाथ लगी। घंटों की मेहनत के बाद एक डॉक्टर को साथ लेकर लौटे तो एक बुर्के वाली महिला को घर के अंदर बैठे पाया। उन्हें समझ लिया कि वह जरूर अली की माँ होगी। लड़ने आई होगी कि अली त्रिपाठी जी के बेटे के साथ उनके घर खेलने क्यों आया। सब कुछ देखकर भी निगाहें नीचे किए डॉक्टर के साथ लेकर वह अपनी पत्नी की चिकित्सा में जुट गए। आवश्यक उपचार के बाद कुछ दिशा निर्देश देकर डॉक्टर वापस चला गया तो अली की माँ भी बिना कुछ कहे अली के साथ बाहर निकल गई।